नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प की पसंद से पिंक कलर का अनारकली सूट पहने अंशुला आज अपने रूप से अप्सराओं को भी मात दे रही थी। लॉन में जाने से पहले खुद को एक बार अपने उनकी नज़रों में देखने की चाहत लिए उसके कदम संकल्प के रूम की ओर चल पड़े। हाँ, बहाना जरूर था, संकल्प की माँ से मिलने का। खुद में ही लरजती चली जा रही थी। अंशुला संकल्प को अपने रूम से निकलते देख नहीं पाई और संकल्प ने एक ही झटके में उसकी नाजुक सी कलाई पकड़कर उसे रूम के अंदर कर लिया और उसे दरवाजे से टिकाकर अपलक निहारने लगा। आखिर और कितनी बार मुझे घायल करेंगी आप? अंशुला ने लरजते हुए कहा। अब हमने क्या किया? हम तो माँ से मिलने जा रहे थे। संकल्प उसके बालों की खुशबू में खोते हुए बोला, एक बार तो सच कहिए जान, आप खुद को मेरी आंखों में देखने आई थी। अंशुला ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। संकल्प ने कहा, जितनी बार आपको देखता हूँ हर बार फिर से आपको प्यार कर बैठता हूँ। आपकी बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें मुझ पर काला जादू करती हैं। आपकी रेशमी जुल्फें मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। मेरा ये छोटा सा बेचारा दिल आखिर कितना सब्र करे जान। अंशुला उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, आपको वकालत नहीं पढ़नी थी सर, आपको तो कोई पोएट या फिलासफर होना था। संकल्प ने कहा, ये भी आपका ही कसूर है जान, आपने कितना बदल दिया मुझे, मैं तो मैं ही नहीं रहा। अंशुला ने कहा, अब लॉन में चलते हैं वरना कोई आ जाएगा। संकल्प ने उसके कान के पीछे बालों को एक तरफ करते हुए कहा, आपको अभी तक किसी ने नजर का टीका नहीं लगाया? अंशुला ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। लेकिन मैं आपको ऐसे सबके सामने जाने नहीं दूंगा, किसी की नजर लग जाएगी। पहले आपको नजर का टीका तो लगा दूं। फिर उसके कान में धीरे से बोला, यहीं लगाते हैं ना नजर का टीका? और धीरे से उसके कान के पीछे अपने होठों से छू लिया। अंशुला किसी तरह से खुद में सिमटी खड़ी रही। संकल्प ने कहा, अब जाइए प्रिंसेस, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। अंशुला बड़ी मुश्किल से उसकी ओर देखते हुए बोली, आप भी चलिए मेरे साथ। संकल्प ने कहा, आप चलिए प्रिंसेस, समर जी का फोन आया था, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बस उनका ही इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। आज यदुवंशी हाउस के खूबसूरत लॉन की रौनक देखते ही बनती थी। अवसर भी तो बहुत खास ही था। इस कोठी की इकलौती बेटी अंशुला के होने वाले पति राव संकल्प सिंह के सपरिवार पहली बार आगमन पर उनके स्वागत सत्कार के लिए यदुवंशी हाउस को बड़े ठाट पाट से सजाया और संवारा गया था। सभी लोग लॉन में इकट्ठे हो चुके थे और एक बार फिर सभी लड़के लड़कियां एक तरफ बैठकर अंत्याक्षरी का रंग जमा चुके थे। लेकिन अभी सबका फोकस बस एक ही बात पर था, किसी तरह से अपने शर्मीले से राजकुमार समर को गाना गवाया जाए। और जल्दी ही ये मौका उन्हें मिल भी गया। अब लड़कों के गाने की बारी थी। अंशुला ने मुस्कुराते हुए दिशा को कुछ इशारा किया। दिशा ने कहा, अब समर जी गाएंगे तभी ये गेम आगे बढ़ेगा। समर हड़बड़ा कर बोला, लेकिन हम कैसे? दिशा ने कहा, समर भाई, अब हम लोगों को और इंतजार मत करवाइए। प्लीज भजन शेर गजल कुछ भी सुनाइए, पर सुना दीजिए। समर ने एक उड़ती नजर उसके सामने बैठी आयरा पर डाली। उसकी नज़र को दो ही लोग भांप पाए, एक अंशुला और एक खुद आयरा। और आयरा थोड़ा सा सकपका गई थी। समर ने खामोश स्थिर निगाहों से शून्य में देखते हुए बड़ी गहरी आवाज में दो लाइन गाकर सुनाई। दूर कहीं जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। समर की कशिश भरी आवाज का जादू था कि थोड़ी देर के लिए सब उसमें डूब गए थे। लेकिन दिशा और रिद्धिमा की शरारती नजरें चुपचाप आयरा को छेड़ रही थी। और आयरा की तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाकर समर के गाने की खूब तारीफ की।
तब तक हरिया ने आकर समर से कहा, भैया आपको माताजी बैठक में बुला रही हैं। समर ने देखा कि अब दादी लॉन में नहीं थी। समर एक्सक्यूज मी कहकर उठ गया। अंताक्षरी रुक गई तो अग्रिम ने कहा, रिम्मी इधर आ, मैं तेरे हाथ की रेखा देखकर बताता हूँ कि तेरा भविष्य क्या है। दिशा चहकते हुए बोली, अग्रिम तुमको हाथ देखना आता है? संकल्प जो अब तक सबके साथ होकर भी सबसे अलग खामोश बैठा था, सीरियसली बोला, हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा हस्तरेखा विशेषज्ञ है, तभी तो इसे कॉलेज में सब बाबा कहते हैं। वैसे रिम्मी, तू इसके भविष्य की चिंता मत करना। इसकी वकालत नहीं चली तो बाबागिरी तो कर ही लेगा। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और रिद्धिमा शर्मा गई थी। अग्रिम ने कहा, साले साहब, हर जगह मेरी बैंड बजाना जरूरी है क्या? कभी तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया कर यार। संकल्प अपनी मुस्कान दबाते हुए धीरे से बोला, साले जिज्जे, मुझे तेरी बैंड बजाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। तू तो हर जगह खुद ही अपनी बैंड बजवाने को तैयार खड़ा रहता है। अग्रिम खिसियाते हुए बोला, साले थोड़ा तो लिहाज कर ले। अब मैं तेरा दोस्त ही नहीं, तेरा होने वाला जीजा भी हूँ। संकल्प बड़े प्यार से उसके गले में हाथ डालते हुए कहने लगा, साले लिहाज ही तो कह रहा हूँ, तभी तो जीजा बोल रहा हूँ। दिशा ने संकल्प से कहा, प्लीज छोटे, अब अग्रिम को छेड़ना बंद कर और हमें अपना हाथ दिखाने दे। अब सब में अग्रिम को हाथ दिखाने की होड़ लग गई थी, लेकिन अंशुला बड़ी देर से महसूस कर रही थी कि संकल्प जब से लॉन में आया है बहुत टेंशन में है। सबके बीच में बैठकर बातें तो कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं उलझा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो संकल्प उससे मिला था, तब तो सब ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि संकल्प इतना परेशान हो गया? संकल्प के चेहरे की उदासी और उसके आंखों की वीरानी अंशुला को कहाँ बर्दाश्त थी। उसने उठकर बड़े प्यार और अधिकार से संकल्प का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर सीधी छत पर चली आई। संकल्प का दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं, संकल्प ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। अंशुला ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, ऐसा है राव साहब, अपनी ये फेक इस्माइल ना किसी और को जाकर दिखाइए, हमें नहीं। हम ना आपकी आंखों में देखकर आपके दिल का हाल जान लेते हैं। सच में? संकल्प ने उसकी आंखों में शरारत से देखकर मुस्कराते हुए कहा। संकल्प की आंखों की शरारत से अंशुला थोड़ा सकपकाते हुए उसके चेहरे से अपनी हथेली हटाकर बोली, जी बिल्कुल, और पलकें झुकाकर मुस्कुराने लगी। उसकी तरकीब काम आ रही थी। संकल्प के चेहरे की उदासी अब धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदलने लगी थी। तो फिर मुझे बता ही दीजिए, मेरी आंखों के रास्ते दिल में पहुंचकर आपने क्या देखा? संकल्प ने अंशुला को आहिस्ता से अपनी ओर खींचते हुए कहा। अंशुला बेपरवाह सी खड़ी थी, उसके खींचते ही टूटे पत्ते की तरह उसके ऊपर जा गिरी और संकल्प के सीने से लग गई। आपने बताया नहीं प्रिंसेस? संकल्प ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, आपका दिल तो हमेशा यही कहता है कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और आपके दिल की हर धड़कन में बस हम ही बसे हैं। अंशुला संकल्प के कंधे पर अपना हाथ रखे सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, फिर तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारे दिल की चाहत क्या है। तो वो क्या चाहता है? संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला। अंशुला सकचाते हुए संकल्प से अलग होकर खड़ी हो गई। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या हुआ जान, आपने मेरी चाहत के बारे में नहीं बताया, और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब अंशुला ने हिम्मत जुटाकर खुद को संभालते हुए संकल्प की ओर आहिस्ता से पलके उठाकर देखा और उसके गले में अपनी दोनों बाहों का घेरा बनाकर धीरे से कहा, आपकी चाहत पूरी करने के लिए हमारा कभी इनकार हो ही नहीं सकता। उसका चेहरा संकल्प के चेहरे के बिल्कुल करीब था, पर शर्म और घबराहट से उसकी पलकें झुकती चली गईं। उसे अपने चेहरे पर संकल्प की सांसें महसूस हो रही थीं। फिर संकल्प ने उसके माथे को चूमकर
उसके चेहरे को बड़े प्यार से निहारते हुए कहा, मेरी चाहत आपकी इस खूबसूरत सी स्माइल में है, यूं घबराहट से बंद हुई पलकों में नहीं प्रिंसेस। अंशुला ने हौले से अपनी पलकें खोली और मुस्कुराकर उसके गले से लग गई। मेरी उदासी को अपने प्यार की ठंडी फुहार से दूर करने के लिए थैंक यू जान। संकल्प उसका सिर चूमते हुए बोला। थैंक यू कहकर हमें अपने से अलग मत कीजिए सर। आप तो हमारी जिंदगी हैं और हम अपनी जिंदगी को उदास कैसे देख सकते हैं। और अंशुला ने उचक कर संकल्प की आंखों को चूम लिया। संकल्प ने कसकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अंशुला तो उसकी बाहों में सिमटी खड़ी उसे महसूस कर रही थी, लेकिन संकल्प के दिमाग में तो बहुत बड़ा बवंडर चल रहा था। उसने अंशुला को और कस के अपने में छुपाते हुए कहा, आपके इस पल के साथ मेरा दिमाग आपसे गुस्ताखी कर रहा है प्रिंसेस। अंशुला धीरे से अपना सिर उठाकर संकल्प की आंखों में देखते हुए बोली, तो कह दीजिए ना, जो बात आपके दिमाग को परेशान कर रही है। हम ये जानते हैं कि ये परेशानी भी जरूर हमसे ही जुड़ी होगी। सारी परेशानी आप खुद अकेले ही क्यों उठाते हैं। संकल्प ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, मैं अकेला कहाँ हूँ प्रिंसेस, आपके भाई भी तो हैं हमारे साथ। जब सही समय आएगा तो आपको सब बताऊंगा। अभी तो आप बस ऐसे ही थोड़ी देर मेरे पास रहिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में डूबे एक दूसरे की टेंशन को कम करने की कोशिश करते रहे। फिर संकल्प ने कहा, अब आप यहाँ से जाइए प्रिंसेस, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अंशुला ने उसे कस कर पकड़ते हुए कहा, हम आपको इतनी परेशान हालत में अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। संकल्प उसे धीरे से खुद से अलग करते हुए बोला, मेरी बात मानिए एंजल, सब हमें खोज रहे होंगे। मुझे कुछ एक कॉल करनी है, बस मैं तुरंत आता हूँ। अंशुला चली गई। इस समय संकल्प कुछ देर अकेले रहना चाहता था। थोड़ी देर पहले संकल्प से हुई बात ने उसके दिमाग को पूरी तरह से झकझोर दिया था। लॉन में जाने से पहले समर बहुत परेशान सा उसके रूम में आया था। अचानक से इस हालत में समर को देखकर संकल्प हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं देखकर संकल्प भी टेंशन में आ गया और बोला, कोई परेशानी वाली बात है तो प्लीज साफ साफ बताइए, मुझे अंशुला की चिंता हो रही है। समर ने कहा, मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से अभी पता चला कि विद्युत की बेल मंजूर हो गई है। अब कभी भी वो जेल से छूटकर बाहर आ सकता है। संकल्प चौंक कर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसे कैसे बेल मिल सकती है? उसका जुर्म इतना बड़ा है। समर ने संकल्प का हाथ पकड़कर कहा, हमें बहुत शांति से काम लेना होगा संकल्प जी, परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। दरअसल हमने विद्युत पर अंशुला बच्ची के किडनैप का कोई चार्ज नहीं लगाया था, क्योंकि पापा और दादी ऐसा नहीं चाहते थे। वो किसी भी कारण से अंशुला को थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर बिल्कुल नहीं लगवाना चाहते। संकल्प ने नाराजगी से कहा, फिर चाहे उसकी जान पर ही क्यों ना बन आए। समर उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। संकल्प ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया, माफ कीजिएगा समर जी, ऐसी हालत में मैं अंशुला को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे और मुझे कुछ भी करना पड़े। और समर की ओर एक गहरी नजर डालते हुए बोला, कुछ भी यानी आज ही उनसे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। अंशुला के लिए संकल्प का प्यार और उनकी बेचैनी देखकर समर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोच रहा था, संकल्प ऐसे ही नहीं कहते, मैं बहुत बेसब्र इंसान हूँ। बच्ची के लिए तो सच में इन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। उसने संकल्प के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, हमारे यदुवंशी हाउस में विद्युत तो क्या, विद्युत की परछाई भी प्रवेश नहीं कर सकती। वो जानता है कि यहाँ आया तो मारा जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने घर में अंशुला पूरी तरह से महफूज है। अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस बारे में कमल किशोर जी और दादी माँ को कल आराम से बताएंगे और अंशुला या किसी और को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए।
जो जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दीजिए। हम सबको परेशानी में नहीं डाल सकते। और यही बात थी जिसने संकल्प के दिमाग को पूरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब इस समस्या का हल कैसे निकाले। वो अभी कोई हार्ड डिसीजन लेकर सबको परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर में संकल्प, अंशुला और समर सभी लोग आकर दोबारा बाबा अग्रिम के लाइन में लग गए थे। अब दादी भी आकर सबके साथ बैठ गई थी और सबकी ओर देखते हुए बोली, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक अर्ज करना चाहती हूँ। सबकी निगाहें दादी की ओर उठ गईं। दादी ने कहा, हमारे परिवार के बारे में आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। फिर भी आप लोगों ने जब हमारी अंशुला बच्ची को अपने घर की बहू बनाने का निर्णय लिया, हम जीवन भर के लिए आपके ऋणी हो गए। अब हमारे मन में एक इच्छा जागी है, अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। कोई दबाव नहीं है। अगर आप लोगों की सहमति होगी तभी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबकी उत्सुकता बढ़ गई थी। शांति देवी कहने लगी, समर बिटवा के विवाह के लिए हमारी बिरादरी से बहुत दबाव पड़ रहा है, लेकिन हम समर का ब्याह उसी लड़की से करेंगे जो हमारी देखी भाली हो और जो लड़की हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हुए मन से हमारे समर की जिंदगी में शामिल हो। दादी शायद सबके चेहरे का भाव पढ़ने के लिए रुकीं, फिर बोली, हमें आपके परिवार की एक बिटिया बहुत पसंद आई है, जो बिल्कुल हमारी अंशुला बच्ची की तरह है। सस्पेंस काफी बढ़ गया था, इसलिए सबकी उत्सुकता चरम सीमा पर थी। दादी ने संकल्प के फूफा जी की ओर देखते हुए कहा, हम अपने समर के लिए आपकी बिटिया आयरा का हाथ मांगते हैं। अगर हमारा पोता आपको पसंद हो तो अपनी सहमति दे दीजिए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बुआ और फूफा के मन में तो अनार फूट रहे थे। हाँ, खास बात ये थी कि इस बार कांड करने वाला संकल्प नहीं, बल्कि उनकी प्यारी सी जान, भोली भाली अंशुला थी। हाँ जी, उन्होंने ही ये सारा कनेक्शन फिट किया था। एक बार मौका पाकर अंशुला ने संकल्प से आयरा को समर के नाम से चिढ़ाने की बात पूछ ली थी। संकल्प ने सच्चाई बता दी। अंशुला ने संकल्प से पूछा, क्या आयरा के लिए आप भी भैया को पसंद करेंगे? संकल्प ने कहा, समर जैसा समझदार और हर तरह से योग्य जीवन साथी किसी लड़की को बड़ी किस्मत से मिलता है। फिर मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन का रिश्ता समर जी से हो। लेकिन मैं खुद बात करके कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। उसके बाद आज सारनाथ में टहलते हुए अंशुला ने समर को अपने पास बिठाते हुए कहा, भाई आपको आयरा कैसी लगती है? समर अचकचा कर उसकी ओर देखते हुए बोला, अच्छी लड़की है। वो संकल्प की बहन है और राव बिला की बेटी है, तो समझदार और संस्कारवान तो होना ही है। लेकिन बच्ची, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही हैं? अंशुला ने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई जब हम चले जाएंगे तो आपका और दादी का ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना, जो आप लोगों को हमारी तरह प्यार करे और आपको समझे। हम सोच रहे थे अगर आयरा से आपकी शादी की बात की जाए तो। समर उठते हुए बोला, ऐसी बात नहीं करते बच्ची। उस घर में हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, कहीं वो लोग बुरा ना मान जाएं। अब चलो चलते हैं। अंशुला ने भाई का हाथ पकड़कर दोबारा उसे अपने पास बिठा लिया और बोली, वो लोग भी यही चाहते हैं भाई, लेकिन हिचक के कारण कह नहीं पा रहे हैं। समर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। अंशुला ने अपने दुपट्टे से उसका पसीना पोंछते हुए कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई। आयरा बहुत ही प्यारी लड़की है, थोड़ी चुलबुली है, पर बहुत सेंसिटिव है। आप आयरा पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि हम पर। वो भी आपकी तरह एकदम प्योर हार्ट है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने साथ ही इतनी जल्दी मेरा नंबर क्यों लगाना चाहती हो बच्ची? अंशुला अपनी बात रखते हुए बोली, अब इसके बाद हमारे फाइनल एग्जाम होंगे और हम बहुत बिजी हो जाएंगे। फिर हम ये नहीं चाहते कि हमारे पीछे आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से तय हो जाए जो आपके रंग रूप और धन दौलत से इम्प्रेस होकर आपसे शादी तो कर ले, लेकिन आपकी फीलिंग्स को समझ ही ना पाए, आपके दिल तक ना पहुंच पाए।
हमारा पार्टनर अगर हमारा सोलमेट ना हो तो उम्र तो कट जाती है, लेकिन जिंदगी जी नहीं पाते। समर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी बच्ची कब इतनी समझदार हो गई। हमारे जमाई बाबू ने सब सिखा दिया ना आपको। अंशुला बोली, समझदार तो हम पहले से थे भाई, पर रिश्तों की समझ सच में आपके जमाई बाबू ने ही सिखाई है। और अंशुला दूर बैठे संकल्प की ओर बड़े प्यार से देखने लगी। और फिर अंशुला ने दादी की अदालत में अपने इस मुकदमे की अर्जी लगा दी थी। इधर लॉन में बैठे हुए सब लोग दादी की बात सुनकर हैरान हो गए थे। सबके मन में ये बात तो थी, लेकिन अपनी इच्छा को ऊपर लाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। और अचानक से दादी का ये ऐलान सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लो जी, आज ही सब ने मिलकर भोलेनाथ के दरबार में अर्जी लगाई, और आज ही भोलेनाथ ने इतनी बड़ी खुशी उनकी झोली में डाल दी। रतन जी ने बच्चों के पास आकर कहा, बच्चों आप लोग भी आकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सब उत्सुकता से माताजी के पास जाकर बैठ गए। माताजी ने आयरा को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आप आकर यहाँ बैठो हमारे पास। आयरा अकबकाई सी हिचकते हुए माताजी के पास जाकर बैठ गई। समर को भी माताजी ने अपनी दूसरी तरफ बिठा लिया था। फिर आयरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बिटिया हम तुम्हारे मम्मी पापा और मामा मामी से बात करके तुमको अपने समर बेटवा के लिए पसंद किए हैं, और समर की भी सहमति हमें मिल गई है। अब हम तुम्हारी सहमति जानना चाहते हैं। आयरा को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। एकदम से उसकी नजर समर की ओर उठ गई। समर ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाकर हाँ कह दी। आयरा का दिल धक से हो गया। माँ पापा मामा मामी सबको हैरानी से देख रही थी। सबके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। अब उसकी समझ में सारा माजरा आ चुका था। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। महिमा जी आयरा की मनः स्थिति समझ चुकी थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, माता जी क्यों ना आयरा और समर दोनों बच्चों को एक बार आपस में बात करके निर्णय कर लेने दिया जाए। आखिर अंतिम निर्णय तो इन्हीं लोगों का होना है। माताजी और कमल किशोर जी खुश होकर बोले, आप ठीक कहती हैं, यही सही रहेगा। रतन सिंह ने धीरे से महिमा जी के कान में कहा, इस मामले में आपका कोई तोड़ नहीं है महिमा जी, आप सबके मन की बात समझ जाती हैं। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो आपके मन का हाल भी समझ लेती हूँ। रतन जी धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, कहाँ रानी साहिबा, यही तो आप मात खा जाती हैं। सारी दुनिया में बस मैं ही एक बेचारा हूँ जिसके दिल का हाल आप नहीं समझ पाती। महिमा जी ने झूठी नाराजगी से अपने पति को घूरते हुए कहा, इतनी उम्र में क्यों झूठ बोलते हैं जी? आपके दिल का हाल मैं नहीं समझती तो और कौन समझता है? अग्रिम बड़े गौर से संकल्प के मम्मी पापा को वॉच कर रहा था, और अब उसके दिमाग की खुजली ने फिर उसे बेचैन कर दिया था। उसने संकल्प के कान में धीरे से कहा, यार तेरे मॉम डैड तो अभी भी कितने रोमांटिक कपल हैं। देख सबके बीच में बैठे एक दूसरे को मुस्कुराते देखकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। सच यार छोटे, तभी तो तू भी इतना रोमांटिक है। संकल्प ने अग्रिम को घूरते हुए उसकी गर्दन दबोच कर कहा, अभी मैं इसी समय तेरा थोबड़ा बिगाड़ देता, जिससे तू कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता। लेकिन एक पल रुक कर फिर मुस्कुराते हुए बोला, तू सच कह रहा है। अग्रिम की तो अब हालत ऐसी थी कि जान बची तो लाखों पाए। अंशुला समर और आयरा को लेकर बैठक के बगल वाले गेस्ट रूम में चली गई थी। दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस थे। अंशुला ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, रिलैक्स, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, फिर घबराने की क्या बात है? और मेरी आरू आज इतना क्यों घबरा रही है? बस लाडो, जल्दी से आ जा अपने फॉर्म में और पूछ लो भाई से जो भी पूछना है। तुम्हारे शर्मीले राजकुमार अब तुमसे नहीं शर्माएंगे। आयरा धीरे से मुस्कुराने लगी। समर ने कहा, बच्ची तुम यहीं बैठो। अंशुला एक उंगली उठाकर बोली, बिल्कुल नहीं भाई,
प्यार की जंग भी आपको खुद अकेले ही जीतनी होगी। ऑल द बेस्ट, जल्दी से शुरू हो जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है। और दरवाज़ा बंद करके चली गई। अब रूम में बस समर और आयरा दोनों ही बचे थे और दोनों चुपचाप खड़े ये सोच रहे थे कि कौन शुरू करे। फिर समर ने बड़े अदब से आयरा की ओर एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज़ आप बैठ जाइए, और खुद सामने पड़े काउच पर बैठ गया। कुछ सोचते हुए बोला, आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, खासकर जब आप हमसे कुछ कहती हैं। आपकी निश्चल हंसी हमें इम्प्रेस करती है, लेकिन हमारी अकेले की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी पसंद हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। हम अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं जो सामने से दिखता नहीं, लेकिन अभी इस मौके पर हमारा खुद आपसे बताना बहुत जरूरी है। वो उठकर खिड़की के पास चला गया और बाहर देखते हुए बोला, अभी हम बड़े ही हुए थे कि हमारे बड़े पापा और बड़ी माँ की मौत ने हम सबके चेहरे की मुस्कान छीन ली। उस समय हम बड़े थे और ताकतवर भी थे, लेकिन हम अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को बचा नहीं पाए, ना ही अभी तक अपराधियों को सजा ही दिला पाए। आज भी हम उस गिल्ट से निकल नहीं पाए। हमारे ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ था और तब से ही हमारी जिंदगी बस बच्ची के ऊपर ही केंद्रित हो गई। हम दोनों भाई बहन बचपन से साथ पले बढ़े थे, लेकिन उस हादसे के बाद हम ही अंशुला के माता पिता की जगह आ गए थे। कहते कहते उसकी आंखें भीग गईं। आयरा अवाक सी बैठी सोच रही थी, इतना शांत और सौम्य दिखने वाला लड़का, जिसके होठों से कभी मुस्कान एक पल के लिए भी गायब नहीं होती, उसके अंदर इतना बड़ा दर्द और उदासी छिपी है, ये कोई इनके चेहरे से नहीं पढ़ सकता। वो उठकर समर के पास गई और अपनी रुमाल उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, आंसू पोंछ लीजिए समर जी, आप बहुत बहादुर हैं। आपकी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। जब आपको मैंने पहली बार देखा, तब से ही आपके चेहरे की सौम्यता और आपकी शर्मीली सी मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपने भाई संकल्प से इमोशनली बहुत जुड़ी हूँ और भाई की भी मुझ में जान बसती है। इसलिए जब आप भाभी की इतनी केयर करते हैं और उन्हें इतना प्यार करते हैं, ये देखकर मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन आज आपके व्यक्तित्व का ये पहलू देखकर मेरे मन में आपके लिए बहुत अधिक रिस्पेक्ट की भावना आ गई है। समर ने कहा, आयरा मेरी जिंदगी आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है मेरी लाइफ। आयरा ने कहा, मुझे विश्वास है अब अब तक की तरह आगे भी आपको जीत ही हासिल होगी और आपके हर डिसीजन का मैं दिल से रिस्पेक्ट करूंगी। समर ने आयरा को एक बहुत ही हंसमुख और चुलबुली सी लड़की समझा था, लेकिन वो वास्तव में इतनी मैच्योर है, ये वो आज जान पाया था। उसकी ओर देखा तो आयरा के चेहरे पर कोई चिंता, कोई शिकन नहीं थी। वो निश्चल भाव से उसे ही देख रही थी। समर ने कहा, मैं डरता हूँ कहीं आपकी लाइफ को बोरिंग ना बना दूं। आयरा ने हल्की सी शरारत से मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ कोई बोर नहीं हो सकता। अब समर थोड़ा खुलने लगा था। उसकी आंख में देखते हुए बोला, तो क्या रोज आप पहले की तरह मुझे छेड़ेंगी? आयरा ने शर्म से अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, सॉरी समर जी, वो तो मैं बस। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। समर ने उसकी हथेली अपने हाथ में थामते हुए कहा, मुझे पता ही नहीं था कि आप शर्माती भी हैं। समर का यूं उसका हाथ पकड़ना पूरे समय हंसती खिलखिलाती आयरा पर कुछ ऐसा असर हुआ कि अब ना तो उसकी पलकें उठ रही थीं, ना जुबान साथ दे रही थी। समर ने धीरे से कहा, बस एक बात साफ साफ बताइए प्लीज, आप मुझे ही इतना क्यों छेड़ती थीं, जबकि मैंने देखा कि आपके जीजा अखिल और अग्रिम भी वहीं थे और उनसे आपका हंसी मजाक का रिश्ता भी बनता है, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहती थी, फिर मुझे ही क्यों? अब तो मैं सच में ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब से दिल्ली से आया हूँ, इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। आयरा तपाक से बोल पड़ी,
फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? मैं तो आज फोर्ट की छत पर आपके पास आई थी, आपसे बात करने। फिर थोड़ी मायूसी से बोली, पर आप तो नदी का विस्तार देखने में बिजी थे। समर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, संकल्प के कारण आपसे मेरा जो रिश्ता है, मैं उससे डरता था। अपने बीते हुए कल से और अपने वर्तमान के सिचुएशन से डरता था। आयरा ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, और अब क्या लगता है आपको? समर ने कहा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले सवाल हमने पूछा है, तो उत्तर भी पहले आपको ही देना पड़ेगा कि आप हमें ही क्यों छेड़ती थी। आयरा ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, पता नहीं। समर ने उसके सिर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहा, जब मन करे तब बता दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। तब तक अंशुला अंदर आकर बोली, अब मिलने मिलाने का समय खत्म हो गया है। अब दरबार में आप दोनों की पेशी है। फिर दोनों के चेहरे की सुकून भरी मुस्कान देखकर बोली, भाई और भाभी, आप लोग तो सबसे फास्ट निकले, इतनी जल्दी? आयरा धीरे से अंशुला की कमर में चूंटी काटते हुए बोली, बहुत उड़ रही हो बन्नो, बाद में मिलो, तब तुम्हें बताती हूँ। समर और आयरा आकर दादी के पास बैठ गए तो रतन जी ने कहा, हाँ तो बताइए, हम सब बड़ी बेसब्री से आप लोगों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। समर ने धीरे से कहा, दादी, हमने तो आयरा के लिए पहले से ही अपनी सहमति दे दी थी, वो हमें पसंद हैं। शांति देवी ने आयरा से पूछा, बिटिया आपका क्या निर्णय है? आयरा ने एक नज़र समर पर डाली, फिर निगाहें नीची करके मुस्करा कर बोली, मुझे भी समर जी पसंद हैं। अब की बार तो तालियों से पूरा लॉन गूंज उठा था। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।